आप सबको याद होगा कि कितना झूठ बोल करके, कितना अफवाह फैला करके इस सत्ता में लोग आए थे। मेरा भी नाम उस समय और देश के नेताओं का नाम इन लोगों ने यह प्रचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, स्विस बैंक में। और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को, हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करेंगे, 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मेरे 7 बेटियां 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। देखा कि भाई 15 से गुना कर दीजिए, पैसा काफी मिल जाएगा। हमने तो पशुपालन में कोई पैमानी शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करा रहे हैं। सारे देश भर के लोग खाता खुलवा दिया, सब गरीब गुरबा आदमी प्रचारित करवाया इन लोगों ने। और मिला क्या, सो देश के लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को भी मालूम होगा, आप लोग में वैसे भी खुलवाए होंगे आप लोग पढ़ा प्रेस के लोग भी कि हो सकता है भाई मिल जाए, पैसा है देश का तो मिल जाए, वापस आ जाए। एक पैसा नहीं, सब इन्हीं लोग का पैसा था। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज का जो पूरा दिन रहा वो इंडिया की बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न बैठक के नाम रहा। मुंबई में बैठक हुई और बैठक की जो सारे विस्तार से चीज़ें निकल करके सोशल मीडिया पर आई, उससे लगा कि इंडिया की वो बैठक अतिशय सफल रही। मुख्य धारा की मीडिया के द्वारा उसको कवर करने कोई मतलब भी नहीं था। अब मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ और फिर एक बार कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने नहीं भी किया तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया अप्रासंगिक हो गया है। ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आज भी फिर कर रहा हूँ। अब बात शुरू करता हूँ मैं मुंबई में हुई इंडिया की सफल बैठक का। अगर इसको बिल्कुल संक्षेप में कहा जाए 2 लाइन में, तो ये बैठक इसलिए अतिशय संपन्न मानी जाएगी कि अपने नरेंद्र भाई ने 9 साल में जो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क किया है और जिस तरीके से हिंदुस्तान चारों तरफ से एकदम बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है, उस पूरे सिनेरियो को पकड़ करके, और अगर इंडिया पावर में आता है तो किस तरीके से वो जो महानाश हुआ है उसको नए सिरे से, उस डैमेज को नए सिरे से कायदे से करके और हिंदुस्तान के फिर से निर्माण के लिए जो खाका बनना चाहिए और जो विचारधारा होनी चाहिए वो पूरी तरीके से इंडिया की बैठक में हुई। यानी इसको और सरल शब्दों में कहें तो अपने 9 सालों के शासनकाल में नरेंद्र भाई ने जो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है उसको, और वो जो डैमेज हो गया पूरी तरीके से, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो भीषण क्या नाम है महंगाई हो, चाहे वो धार्मिक विद्वेष हो, चाहे वो पूरा का पूरा एक तरीके से समझ लीजिए कि जो रुपया लगातार गिर रहा है डॉलर के मुकाबले वो, और नरेंद्र भाई के ये कहने के बावजूद कि डंका बज रहा है, ईमानदारी बात है कि डंका कहीं नहीं बज रहा है। भारत आज की तारीख में एक तरीके से देखा जाए तो विश्व के कई मंचों पर हंसी का भी पात्र है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पूरा का पूरा जो इंडिया की बैठक आज हुई, संपन्न हुई मुंबई में, उसमें इन सारी चीज़ों पर कायदे से विमर्श किया गया, विचार किया गया और एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बनाया गया कि अगर नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में हार करके और लालू यादव के शब्दों में अगर सूर्य लोग चले जाते हैं या उनको भेज दिया जाता है तो फिर जो है वो किस तरीके से हिंदुस्तान का फिर से निर्माण किया जाएगा, ये पूरी बात हुई। अब बात शुरू करते हैं नटशेल में, क्योंकि बहुत कुछ डिटेल आप लोगों ने देख भी लिया होगा। बहरहाल जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं अपनी 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 क्षमता अनुसार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिक चीज़ ये होती है कि अगर आपके पास एक किसी भी चीज़ को अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसका एक ब्लूप्रिंट आपके
सामने होना चाहिए और तैयार होना चाहिए, तभी आप उस काम को सफलतापूर्वक कर सकेंगे। अगर ब्लूप्रिंट ही नहीं तैयार है, तो ज़ाहिर-सी बात है, ये मान के चलिए कि लाख सदिच्छा होने के बावजूद आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे अपने नरेंद्र भाई की असफलता का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि एक तो वो अक्षम आदमी हैं उनके, और दूसरी ये कि उनकी पार्टी और उस पार्टी के जो पितृ संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन तीनों ही लोगों के पास हिंदुस्तान को किस दिशा में ले जाया जाए, इसका कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में भी यही हुआ था, लेकिन वो चूँकि कुल मिला के काबिल आदमी थे, इसलिए उतना डैमेज नहीं हुआ, जितना इन 9 सालों में। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि न तो नरेंद्र मोदी, न भाजपा और न ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत को किस तरीके से आगे ले जाना है, इसका कोई ब्लूप्रिंट ही इन लोगों के पास नहीं है। एक्शन तो दूर की बात है। अब जब ब्लूप्रिंट ही नहीं, तो ज़ाहिर-सी बात है, एक्शन भी अलल-तलल होगा, उसमें चीज़ें खराबी होंगी, वही हुई। अब बात शुरू करते हैं इंडिया की सफल बैठक की। तो सबसे पहला काम तो ये हुआ कि 14 सदस्यों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, जो चीज़ों को मैनेज करेगी, और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई। दक्षिण से अगर स्टालिन है उसमें, तो वहाँ ऊपर कश्मीर से महबूबा मुफ्ती भी हैं। इस तरीके से ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी अपना काम करेगी, वो एक अच्छा काम होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से। और दूसरी चीज़ ये कि इस पूरी बैठक में बहुत साफ-साफ दिखाई दिया, चाहे इसको मजबूरी भी कह सकते हो लोगों की, कि जितने भी क्षत्रप वहाँ इकट्ठे हुए थे, उन सबों ने कोशिश की कि अपने अहंकार को अपने से दूर रखें। हालाँकि उसके पीछे एक मजबूरी भी है कि 2024 के इलेक्शन में अगर वो एकजुट नहीं हुए और नरेंद्र मोदी फिर से चुनाव जीत जाएँगे, तो फिर ये मान के चलिए कि लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। तो फिर वो मतलब जितने भी क्षत्रप हैं और जितने वो किसी लायक नहीं रह जाएँगे, ये भी एक बात तो है ही। इसीलिए तो अपने नरेंद्र भाई को धन्यवाद देना ही चाहिए कि हिंदुस्तान की बर्बादी के साथ-साथ लोगों के दिमाग में ये भी डर बैठा दिया अपने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के चलते। दूसरा काम ये हुआ, एक तो मैंने बताया जैसे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जब बनी 14 लोगों की, और दूसरा काम ये हुआ कि जैसे मीडिया हुआ, या जैसे जो तमाम जनता की जो क्या नाम है दुश्वारियाँ, जिसका मैंने भी ज़िक्र किया, राहुल गांधी भी उसका तमाम बार ज़िक्र करते हैं, बेरोज़गारी है, गरीबी भीषण है, और अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बहुत बढ़ गई है, और क्या नाम है, धार्मिक विद्वेष है, ये सब जो बढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अलग-अलग, इन सब चीज़ों को मतलब अध्ययन के लिए एक अलग-अलग तमाम और कमेटियाँ बनाई गई, जिसमें लोग रखे गए। वो कमेटियाँ इन सारी समस्याओं का, जब तक चुनाव में भी बहुत समय है, तब तक अध्ययन करेंगी, और उस से ये जो पूरा का पूरा डैमेज हुआ है, इस डैमेज को कैसे दूर किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मीडिया में जो डैमेज हुआ है, उसको कैसे दूर किया जाएगा, बेरोज़गारी जो फैलने का और उसका लगातार बढ़ते का जो कारण है, उस पे अध्ययन करने के लिए और कमेटी बनी। इन सब कमेटियों में लोगों को रखा गया, जो उसके क्या नाम है आधिकारिक विद्वान हैं, और बाकी बाद में भी उसमें जुड़ जाएँगे। ये सब कमेटियाँ इलेक्शन के परिणाम आने के बाद, अगर इंडिया जीत जाता है, तो एक बाकायदा अपना ब्लूप्रिंट उसके सामने रखेंगे कि कैसे जो भारतवर्ष की समस्याओं से निपटने के लिए कौन सा चीज़ें किस तरीके से काम किया जाए। एक दूसरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम ये हुआ, यानी पहला काम तो ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, जिसका मुख्य उद्देश्य ये होगा कि किस तरीके से जब चुनाव आए, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है एक जगह एक ही प्रत्याशी डाला रखा जाए, और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ज़ाहिर-सी बात है, बड़ा गहन विचार मंथन की ज़रूरत होगी। जहाँ जो पार्टी क्या नाम है मज़बूत होगी, जैसे उत्तर प्रदेश में सपा है और तमिलनाडु में अब नमक है। तो इन सब चीज़ों के साथ, गठबंधन के साथ, इस बात की मुकम्मल तैयारी करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है कि वो जो है हर सीट पर एक ही प्रत्याशी तय करेगी, जो भाजपा के प्रत्याशी को कड़ी चुनौती देगा। और ये तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का तो ये काम होगा, और बाकी जो अध्ययन के लिए जो कमेटियाँ बनी हैं, वो कमेटियाँ अपनी रिपोर्ट जो देंगी, उसके चलते जो डैमेज हुआ है और जो नई समस्याएँ हिंदुस्तान के सामने अपने नरेंद्र मोदी के कुशासन के चलते पैदा हो गई हैं, और जिससे जनता बुरी तरीके से परेशान है, उनसे निपटने का काम जो है वो दूसरी सब कमेटियाँ करेंगी, और अपना ब्लूप्रिंट देंगे तैयार। ये एक तो दूसरा काम, मेजर काम ये हुआ। और तीसरा काम जो जो बाद में सामने लोगों के आएगा, कहने वाले कह भी रहे हैं कि राहुल गांधी का फिर जो है एक बहुत ही ऊँचा कद इस पूरी कवायद में उभर के सामने आया। उन्होंने किसी भी कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया, और ये कहा कि पूरी तरीके से उसको कैटेगरिकली साफ कर दिया कि मैं न किसी पद की दौड़ में हूँ, किसी मेरी कोई अभिलाषा है। मैं पूरी तरीके से ये चाहता हूँ कि सारे के सारे विपक्षी दल मिल कर के भाजपा का सफाया करें। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। खैर, राहुल गांधी तो शुरू से ही बड़े दिल का परिचय दे रहे हैं, और आज उन्होंने फिर दिया, ये उनसे अपेक्षित भी था।
सबसे बड़ी बात ये है कि जो अभी चीज़ें सामने उभर के सामने आ नहीं रही हैं, लेकिन वही चीज़ सामने बाद में कवायद उसी चीज़ की है कि एक नरेंद्र मोदी का जो पूरा शासनकाल है, वो एक तरीके से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का शासनकाल नहीं है, वो एक तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शासनकाल है, जो अपनी पार्टी भाजपा के माध्यम से उसने शासन किया है। उस शासन में उसकी अपनी एक पूरी विचारधारा है, जो गलत है, सही है, तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बहरहाल विचारधारा चाहे जो भी हो, उसके जो परिणाम हुए हैं, वो काफ़ी घातक हुए हैं, 9 सालों में दिखाई दे रहा है। उस पूरी विचारधारा से लड़ने के लिए एक नई मुकम्मल विचारधारा सामने आनी चाहिए और उस विचारधारा में सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कहीं न कहीं जो इंडिया की जो बैठक हुई है मुंबई में, उसमें से जो नतीजे निकल के सामने आए हैं, वो उसको एक तरीके से इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि भाजपा और संघ की विचारधारा से लड़ने के लिए एक नई विचारधारा के निर्माण का संकल्प भी इंडिया की बैठक में आज लिया गया, जिसमें सारे के सारे क्षत्रप शामिल हुए और उन्होंने अपने भाषण भी दिए। लालू प्रसाद यादव का भाषण जैसा होता है ज़ोरदार था। उन्होंने कहा कि इसरो, उन्होंने एक तरीके से मज़ा भी लिया। उन्होंने कहा वो इसरो के वैज्ञानिकों ने चाँद पर जो है यान भेज दिया, ये बड़ी अच्छी बात है और मेरी उनसे ये गुज़ारिश है कि कुछ इसी तरीके से ऐसा करें कि अपने नरेंद्र भाई को सूर्यलोक पर भेज दें। पहले लालू का हँसौड़ अंदाज़ है, उन्होंने एक भाषण दिया। अब कुल मिला जब अब आज के बाद आज की जो बैठक हुई, उसमें ये कहना बिल्कुल कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि पूरा का पूरा खाका तैयार हो चुका है भाजपा से लड़ने के लिए और उसका अगला स्टेप भी आज ही की बैठक में तय कर दिया गया कि 15 सितंबर से ज्वाइंट रैलियां जो है वो शुरू हो जाएंगी। यानी हम वो पूरी जो इंडिया है केवल विचारधारा और सिद्धांत के स्तर पर ही नहीं लड़ेगी, वो अपने पूरे विचार के साथ वो जनता के बीच में जाएगी। जैसे राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जनता के बीच में गए। 15 सितंबर से रैलियों की भी शुरुआत हो जाएगी, ये बात भी तय कही है, अब रखले हो भी जाएगी। जिस तरीके से आज की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई, मुझे लग रहा है कि विचार रैलियाँ भी होनी शुरू हो जाएँगी और साथ ही ज़ाहिर-सी बात है, अपने इतनी बड़ी कवायद हो, उसमें नरेंद्र भाई का ज़िक्र ना हो, ये संभव नहीं है। तो जो उन्होंने अभी हाल ही में खेल दिया है कि वो संसद की बैठक बुला ली है और क्या नाम है, ये है कि वो एक चुनाव एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो उसपे भी थोड़ी बहुत विचारधारा हुई। पत्रकारों ने भी वाक़ई अपनी बात कही कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, इसको ये भी एक नया शिगूफ़ा मात्र है, क्योंकि अगर इसको मान लीजिए कि लेके सीरियस भी हैं, तो इस चीज़ को पूरा करने के दौरान ये एक संवैधानिक मसला है और संवैधानिक मसले को पूरा करने में बहुत समय लगता है। उसकी बहुत सी टेक्निकलिटीज़ भी है जो फिर कभी किसी से भी, जैसे मसलन जब ये नई चीज़ लाएँगे तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा का बहुमत तो चाहिए ही होगा, उसके अलावा भी आधे राज्यों की विधानसभाओं का भी बहुमत चाहिए होगा। ये सब इतनी जल्दी होने वाला नहीं है, इसलिए कुल मिला के यही बताया गया कि ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो थ्योरी है, ये कहीं न कहीं से किसी बुरे इरादे के साथ लाई गई है, जो कालांतर में कुछ दिन बाद ही सामने आएगा। और अगर इरादा यही है वन नेशन वन इलेक्शन का, तो इसको पूरा होने का समय नहीं, ना इतना समय बचा है कि इसको किया जाए। मोटे तौर पे ये कहा गया कि इसके पीछे भी अपने प्रधान सेवक का कोई खेल है, लेकिन इसको भी लेकर के बड़े मुतमईन दिखे वहाँ पर कि जैसे अपने प्रधान सेवक के सारे खेल जो कुल मिला के अंत में मिट्टी में मिल गए, वैसे ये खेल भी मिट्टी में ही मिल जाएगा। अंत में बस ये कह के बात मैं ख़त्म करूँगा कि आज की बैठक के बाद मुंबई में जो इंडिया की बैठक हुई, ये बिल्कुल तय हो चुका है कि किन विचारधारा के साथ और किन तैयारियों के साथ भाजपा से लड़ने इंडिया जा रहा है। वो तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं सैद्धांतिक रूप से, जो कुछ थोड़ी बहुत कमी होगी वो भी जल्दी पूरी हो जाएगी और 15 सितंबर से रैलियाँ भी शुरू हो जाएँगी। वो रैलियाँ निश्चित रूप से चीज़ों को तेज़ी से बदलेंगी। अब कैसे बदलेंगी, वो कहाँ तक जाएँगी, इसको देखना। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि असली लड़ाई दरअसल अब शुरू हो गई है। उसको भी देखना बड़ा दिलचस्प अनुभव होगा। देखिए, और ज़ाहिर इसका इसका ज़िक्र करना मैं नामुनासिब समझता हूँ कि अपने नरेंद्र भाई के जो सलाहकार हैं, जो पिट्ठू हैं, उन्होंने भी इस पूरी बैठक को लेकर तमाम अनर्गल बयान देने शुरू कर दिए। उन बयानों का अब कोई मतलब नहीं, उसको देने का कोई मतलब नहीं। अब बहरहाल अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और अब इसके अलावा जो मेरी चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।